नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शनिवार को कुल 75 नए मरीज फिर से सामने आए हैं। 22 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 712 हो गई है। वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा जो है वो 975 पहुंच गया है। 259 कोरोना को मात देकर अपने घर भी जा चुके हैं। कोरोना से 4 लोगों की यहां पर मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शनिवार को कुल मामले 75 नए मरीज फिर से सामने आए हैं। 22 स्वस्थ होकर अपने घर भी गए। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 712 हो गई है और जो कुल केसेस है यहाँ पर वो 975 पहुंच गए हैं। तो 259 कोरोना को मात देकर सफल हुए। 4 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इस तरीके से अब यहां पर 900 के पार कोरोना के कुल मामले हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। कल 4 कोरोना वॉरियर्स चपेट में आए। एम्स के सीनियर डॉक्टर को कोरोना हुआ, लैब टेक्नीशियन को भी कोरोना हुआ, एम्स के एक अन्य स्टाफ को भी कोरोना हुआ, एक स्वास्थ्यकर्मी भी इसकी चपेट में आया है। तो इस तरीके से जो मामले हैं वो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, ये बहुत चौंकाने वाली बात है और ये परेशान होने वाली बात है कि कोरोना वॉरियर्स जो इलाज करते हैं, जो रख रहे हैं, वो भी इसकी चपेट में आ गए। बिल्कुल, देखिए, कोरोना को लेके जो जंग जारी है उसमें वॉरियर्स का ही अहम रोल है, अहम किरदार है। अगर वॉरियर्स ही लगातार इसकी चपेट में आएंगे तो समझा जा सकता है कि स्थिति क्या होगी। 2 दिनों पहले खाने के एक स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब एम्स के ही 3 लोगों को कोरोना हो जाना काफी दुखदायी है, जिसमें से एक सीनियर डॉक्टर भी शामिल है, एक लैब टेक्नीशियन भी शामिल है, एक वहां का स्टाफ है और एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल है। 4 कोरोना वायरस को एक दिन में ही प्रभावित होना अपने आप में बड़ा विषय है कि आखिरकार कहाँ पे चूक हुई, कहाँ से संक्रमण का दायरा बढ़ा, क्योंकि तमाम एहतियातन के साथ, तमाम सुरक्षा इंतजामों के साथ ये वॉरियर्स मैदान में डटे रहते हैं, बावजूद कि ये ग्रसित हो गए। अगर कुल संख्या की बात कर ली जाए वीनू, तो 1000 के करीब छत्तीसगढ़ में आंकड़ा पहुंच चुका है। 975 कुल पीड़ितों की संख्या हो चुकी है, जो एक चिंताजनक विषय है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य में अगर संख्या 1000 तक पहुंचेगी तो आने वाले समय में इसे कैसे रोका जाएगा, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल यही कि कोरोना का जो कहर है या उसका जो संक्रमण का चेन है, ये कब टूटेगा, एक बड़ी चुनौती तमाम लोगों के सामने बनी हुई है। वाकई में ये बहुत बड़ी चुनौती है, सभी के लिए चुनौती है। सभी को खुद का ख्याल रखना होगा। अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुकमा में होम क्वारंटाइन में एक शख्स की मौत हो गई। जिले के दोरनापाल में ये मौत हुई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से शख्स लौटा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा प्रशासन। डॉक्टरों की टीम जांच में जुटी है। शुगर और बीपी की परेशानी थी और कहा जा रहा है कि शुगर और बीपी के चलते युवक की मौत हुई है। तो सुकमा में होम क्वारंटाइन में एक शख्स की मौत। जिले के दोरनापाल में मौत हुई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से शख्स लौटा हुआ था। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर, डॉक्टरों की टीम भी पहुंच गई है, जांच में जुट गई है और जो जानकारी मिली है वो शुगर और बीपी के चलते इसकी मौत की जानकारी लग रही है। तो रायपुर से खबर है, राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन को लेकर जारी की गई है गाइडलाइन। 8 जून से सार्वजनिक पार्क और उद्यान खुलेंगे। 8 जून से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल बाहरी खेल गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में केवल अति आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। शॉपिंग मॉल खोलने और संचालन की कोई अनुमति नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, यानी कि शॉपिंग मॉल और नहीं खुलेंगे, आप कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल नहीं जा सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। और एक और जानकारी बता दें, मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी, जहां 5 वक्त के लिए सभी मस्जिदों में नमाज होगी। नमाज में आने वाले लोगों के लिए थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी। मस्जिदों में दरी, कालीन और चादर बिछाने पर पाबंदी रहेगी। फर्श पर ही नमाज अदा की जाएगी। सभी मस्जिदों के टॉयलेट बंद रहेंगे। बच्चों और बुजुर्गों के लिए मस्जिद में आने पर पाबंदी रहेगी। नमाज के बाद हाथ और गले मिलने पर पाबंदी रहेगी।
बड़ी मशक्कत के बाद भाजपा ने एक नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विष्णुदेव साय को चुना है और विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण भी कर ली है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विष्णुदेव साय के सामने कई चुनौतियां हैं, जिससे विष्णुदेव साय कैसे निपटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की कवायद की जा रही थी और धर्मलाल कौशिक के नेता प्रतिपक्ष बन जाने पर विक्रम ओसिंडी को आदिवासी चेहरा होने के कारण अंतरिम प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन नगरीय निकायों में बीजेपी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, इस वजह से भी उनको हटाते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विष्णुदेव साय को चुना गया है। विष्णुदेव साय हालांकि पहले भी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और तीसरी बार अब उन्हें कमान मिली है, लेकिन विष्णुदेव साय के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के भीतर खाने में चल रहे गुटबाजी से निपटना है। विष्णुदेव साय 2023 में सरकार बनाने का दावा तक कर रहे हैं। 2023 में फिर सरकार बनाएंगे, ये चुनौती है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत सारी अच्छाइयां हैं। केंद्र शासन या प्रदेश शासन जो 15 साल यहाँ रहा, सब गांव गरीब किसान मजदूर के लिए खूब काम किए हैं और इस देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जानती है कि अगर गांव गरीब किसान मजदूर का कोई सरकार भला कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। वहीं कांग्रेस विष्णुदेव साय को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमजोर मान रही है और विपक्ष के नेता में जो तेवर होने चाहिए वह विष्णुदेव साय में नदारद होने की बात कहकर तंज भी कस रही है। विष्णुदेव साय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को एकजुट रखने की। आज देखिए उनके पदभार ग्रहण समारोह में तमाम वरिष्ठ नेता, रामविचार नेताम, अजय चंद्राकर जैसे नेता जो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे वे नहीं आए, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह सतह पे आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है और इसी कारण रमन सिंह का जो विरोधी खेमा है वो बहुत ज्यादा विचलित है। विष्णुदेव साय भले ही लाख दावे करें कि वह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और बीजेपी में गुटबाजी नहीं होने की लाख दलीलें दे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मिशन 2023 में कितनी सफलता मिलती है। राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। एक और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश को प्रदूषण रहित बनाने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस को हितग्राहियों से छीनकर गैस एजेंसी के संचालक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ताजा मामला महासमुंद के सरायपाली थाना क्षेत्र बंसोली डीही से सामने आया है, जहां उज्ज्वला योजना के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा कर हितग्राहियों के सब्सिडी में घोटाला किया जा रहा है। सब्सिडी के अलावा अवैध गैस रिफिलिंग कर हितग्राहियों को बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि सालों से चल रहे इस अवैध कारोबार का खाद्य विभाग को भनक तक नहीं लगी। महासमुंद एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने मामले का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने एजेंसी के संचालक योगेश पटेल सहित प्रकाश चंद्र पटेल और ज्ञान चंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 4 टीम बनाई गई थी और टीम ने 4 अलग अलग जगहों पे दबिश कार्रवाई एक साथ की, जिसमें कई सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें कि उसके एजेंसी से तकरीबन 2255 नग गैस का कार्ड मिला है। इसके अलावा 1534 नग गैस सिलेंडर मिला है। साथ ही विभिन्न कंपनियों के, इंडियन की एजेंसी है लेकिन इसके पास से एचपी का भी सिलेंडर मिला और भारत का भी सिलेंडर मिला और इसके अलावा इसके पास 3 पिकअप वैन और इसके पास रिफिलिंग की भी मशीन मिला है जिसमें रिफिल करते थे। इनके पास से लगभग 200 गांवों के हितग्राहियों का कार्ड मिला है, जबकि सभी उज्ज्वला योजना कार्ड है, सभी उज्ज्वला योजना के कार्ड हैं। उज्ज्वला योजना कार्ड हैं जो कि हितग्राहियों के पास होना चाहिए, सिलेंडर हितग्राहियों के पास होना चाहिए, लेकिन वो उनके पास ना होके एक एजेंसी में रखा, वो भी बोरों में भर के रखे हुए थे। तो वहीं महासमुंद में बीजेपी नेताओं को बिना अनुमति क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करना भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने सभी का रैपिड कोरोना टेस्ट कराया और साथ ही 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने की सलाह भी दे दी। वहीं अब इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। महासमुंद से खबर है, जहां बीजेपी नेताओं को बिना अनुमति के
क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करना भारी पड़ गया। अब जिला प्रशासन ने सभी का रैपिड कोरोना टेस्ट कराया है और 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने की सलाह भी दी गई है। रायपुर के भाटा गांव में एक जर्जर टंकी को गिराने के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। टंकी तोड़ते समय सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखकर तोड़ने का काम शुरू किया गया, जिसके चलते मजदूरों पर मलबा गिर गया और उनकी जान पर बनाई। जैसे तैसे 2 मजदूरों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं निगम प्रशासन ने मृतक मजदूर के परिवार को 1 लाख मदद देने का ऐलान किया है। टंकी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन गंभीर लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण से डिसमेंटल करने के दौरान एक मजदूर जो है इसके मलबे में दब गया है। यहाँ पे 3 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन जो है मलबा अचानक से भरभरा कर गिरा है तोड़ने के दौरान, और एक मजदूर जो है उसमें फंस गया है मलबे में। 2 मजदूर सकुशल जो है निकल आए थे, और उसके बाद अब जो है प्रशासन की टीम पहुंची हुई है निगम की ओर से, और फायर ब्रिगेड की टीम के लोग जो है बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मजदूर को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें गंभीर लापरवाही देखने को मिली है, जब ठेकेदार द्वारा जो है सुरक्षा मानकों का उपयोग न करते हुए डिसमेंटल का काम किया जा रहा था, जिसके कारण से एक मजदूर की जान पर बन आई है। जाहिर तौर पर उसको नोटिस दे दिया गया है। क्षेत्र के जो पार्षद सुकमा में एक बार फिर से नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने नक्सलियों के लिए गोला और बारूद की सप्लाई करने वालों की गिरफ्तारी की थी, जिसकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से AK-47 और SLR के कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के बारे में पता लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला किया गया। नगर निगम कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट हुई। पुलिस की गाड़ी पर भी लोगों ने पथराव किया। सरकंडा थाना के अटल आवास का मामला है। 24 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर जोरदार हमला हुआ। आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर महिलाओं ने भी पथराव किया, जो गाड़ियां थी उस पर भी पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ी पर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। सरकंडा थाना के अटल आवास का ये पूरा मामला, 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने हमला कर दिया, और इस दौरान पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया। महिलाएं भी यहां पर ज्यादा देखी जा रही हैं। आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, महिलाएं ज्यादा आक्रोशित नजर आईं। और अतिक्रमण हटाने के पहले महिलाओं का भी ये आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के पहले कोई जानकारी नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, और ये लंबे समय से यहाँ पर रह रही हैं, और इसके चलते उन्होंने काफी विरोध किया। विद्युत नियामक आयोग ने ज्यादा समय तक बिजली कटौती किए जाने पर उपभोक्ताओं को राहत राशि देने की बात कही, लेकिन इस पर भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी का कहना है कि सरकार प्रदेश के लोगों को आगे ले जाने के बजाय उल्टा पीछे ले जा रही है। जो मुआवजा राशि भी दिया जा रहा है वह बहुत कम है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रकार से जिम्मेदारी यदि इस प्रकार की स्थिति इसलिए बनाई गई है ताकि विद्युत मंडल को इस चीज का आभास रहे कि यदि कहीं पे विद्युत अवरोध होता है तो उपभोक्ता को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि 24 घंटे 7 दिन बिजली रहे और दी जा रही है बिजली, लेकिन यदि किसी कारण से, किसी तकनीकी कारण से, किसी आपदा के कारण से, किसी दिक्कत के कारण से बिजली कहीं गोल होती है तो उसको सही समय में उसका सुधार कार्य किया जाए। उपभोक्ता की जो बाधित विद्युत है उसे बहाल किया जाए, और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो विद्युत विभाग उसका हर्जाना देगी। यह हर्जाना प्रतीकात्मक रूप से एक प्रतीक है कि यदि आपने सही काम नहीं किया तो आपके कारण विद्युत मंडल को नुकसान होगा, और इसकी जवाबदेही संबंधित कर्मचारी पे होगी। देखिए, मुझे लगता है सरकार रिवर्स गियर पे चल रही है। लोग विकास की बातें करते हैं, जहां बिजली नहीं होती है वहां बिजली देने की बातें करते हैं, ये बिजली काटने की बातें कर रहे हैं, और उसके बदले ये 5 रुपए देंगे।
ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का दावा करते थे, तो क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिजली गुल करने से और उसके बदले प्रति घंटे 5 रुपए देने से होगी क्या? तो मुझे लगता है सरकार विकास की तरफ न सोच के विनाश के बारे में सोच रही है। सोशल मीडिया में सांसद संतोष पांडे की लोकप्रियता बढ़ रही है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं। संतोष पांडे राजनांदगांव लोकसभा से भाजपा के सांसद हैं। वे पहली बार सांसद बने हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का सांसद संतोष पांडे ने आभार जताया है। सांसद ने कहा कि उन्होंने जो सम्मान दिया वह क्षेत्र की जनता का भी सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी ने मुझे फॉलो किया है। ये वास्तव में मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए, और उन्होंने एक प्रकार से सम्मान दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस डिजिटल माध्यम से हम दोनों के बीच और अनेक प्रकार के संस्कृति और वर्तमान गतिविधियां जो चल रही है, ऐसे परिस्थितियों को भी साझा करने का अवसर मिला है और मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना काल में ट्रेनों के दोबारा पटरी पर दौड़ने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत रेल कोचों और स्टेशन परिसर को सैनिटाइज करने में आ रही है, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। लेकिन रायपुर रेल मंडल के दुर्ग कोचिंग डिपो ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो आसानी से पूरे रेल कोच को सैनिटाइज कर रहा है। कोचिंग डिपो में एक अल्ट्रावायलेट रेज आधारित रोबोट का निर्माण किया गया है, जो कि कोच के अंदर सैनिटाइजेशन करेगा। इस रोबोट की सबसे अच्छी बात है कि ये रिमोटली ऑपरेटेड है, यानी कि ये 30 मीटर की दूरी से ही उसको ऑपरेट किया जा सकता है। इस रोबोट में एक वाईफाई युक्त आधारित कैमरा लगा हुआ है, जो कि 360 डिग्री एंगल पर अपना फोटो लेकर के बेहतरीन ढंग से सफाई का कार्य संपादित किया जा सकता है। इसके अलावे रोबोट जिस मोटर पर आधारित है, वह मोटर की जो क्षमता है वो 10 किलोग्राम तक की क्षमता है, यानी कि वो 10 किलोग्राम तक के रोबोट को आसानी से मूव कर सकती है, चारों तरफ घुमा सकती है और अल्ट्रावायलेट सी रेज से सैनिटाइजेशन किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल युक्त नहीं होता है, जिसके कारण अपशिष्ट बचने की संभावनाएं भी नहीं है। और सबसे इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लोकल लेवल पर निर्मित हुआ है, और बाजार में इसी स्तर के रोबोट की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये है, जबकि यह रोबोट मात्र 25,000 रुपये में बनाया गया है। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में मोनिका बुजुर्गों के लिए किसी दूत से कम नहीं है। जी हां, बैंक सखी बनकर मोनिका पिछले कुछ महीनों से बुजुर्गों तक उनके पेंशन के पैसे पहुंचाने का काम कर रही हैं। लॉकडाउन के कारण इन इलाकों में ना तो बसें चल रही हैं और ना ही कोई साधन है। ऐसे में मोनिका का प्रयास काफी कारगर साबित हो रहा है। मोनिका के काम से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बैंक सखी बनकर मोनिका का भी काफी खुश हैं। धमतरी से खबर, हाथियों का दल पहुंचा मॉडम सिल्ली बांध। शहर से महज 25 किलोमीटर दूर हाथियों का ये दल पहुंचा है। हाथियों के दल में 21 हाथी हैं। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों को कहा गया है कोई भी देर रात घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर अकेले बिल्कुल ना निकलें, ज्यादा दूर तक का सफर आप बिल्कुल तय न करें, क्योंकि हाथियों का दल कहीं भी यदि आपको मिल जाता है, कोई दुर्घटना हो, कोई घटना घटे, इसके पहले ही कि सभी लोग सचेत रहें, अलर्ट रहें। बिलासपुर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने शिनाख्त परेड करने से इनकार कर दिया। पुलिस की ओर से शिनाख्त परेड की पूरी तैयारी थी और उसके परिजनों को लगातार समझाने के बावजूद शिनाख्त परेड में पीड़िता शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मानसिक स्थिति अभी बेहतर नहीं है, जैसे ही बेहतर होगी वह पहचान परेड के लिए पुलिस को खुद सूचित करेंगे। मजिस्ट्रेट के माध्यम से उनका बयान लिया गया है। बयान के बाद आज शिनाख्ती कार्रवाई पीड़िता का होना है। उसके लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो शिनाख्ती के लिए जो संदेही हैं
उनको लाया गया है। और बाकी यहाँ पर जो अपोलो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं जो उनको देख रहे हैं, उनसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट मिल रही हैं और जैसा भी निर्देश होगा वैसा फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन पुलिस इस प्रकरण को पूरी तरह से गंभीरता से ले रही है। कवर्धा में एसपी केएल ध्रुव ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कानून सम्मत कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन में कानून के प्रति विश्वास बढ़ाने और अपराधियों में खौफ पैदा करने का बल दिया। एमपी बॉर्डर से लगे थाना प्रभारियों को अवैध शराब से जुड़ी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने की हिदायत दी गई। साथ ही कोरोना संकट से निपटने को लेकर थाना प्रभारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। तो एसपी ने पुलिस कर्मियों को चेताया है। थाना प्रभारियों के साथ बैठक की गई है और इस बैठक में सभी को बोला गया है कि आमजन में कानून के प्रति विश्वास बढ़ाया जाए, अपराधियों में खौफ पैदा करने पर बल दिया गया। एमपी बॉर्डर से लगे थाना प्रभारियों को अवैध शराब से जुड़ी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने की हिदायत दी गई है। तो इस तरीके से कवर्धा में एसपी केएल ध्रुव ने सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ बैठक की है और बैठक के दौरान सभी को कानून सम्मत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।